उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए आरक्षण और आवंटन की जो पॉलिसी है वो आज इस शासनादेश के माध्यम से जारी की गई है। और आप सब अवगत हैं कि पुनर्गठन और परिसीमन की कार्रवाई जिलों में पूर्ण कर ली गई है। उसके बाद का ये जो चरण है ये आरक्षण का है। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत के जो वार्ड मेंबर्स हैं उनका, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायतों के सदस्य, सभी के सीटों का निर्धारण किया जा चुका है। उनकी संख्या तय हो चुकी है। इस शासनादेश में उनके आरक्षण और आवंटन की व्यवस्था है। आप जानते हैं कि जिला पंचायत के अध्यक्ष 75 हैं, क्योंकि 75 जिले हैं यहाँ पे, और विकास खंड यानी प्रमुखों की संख्या 826 होगी, क्योंकि अभी वर्तमान में 826 ब्लॉक हैं। और ग्राम पंचायतों की संख्या आप अवगत हैं कि लगभग 700 पंचायतें नगरीय निकाय में गई हैं और करीब 150 के आसपास नई पंचायतें जहां पुनर्गठन गोंडा जैसे जिलों में हुआ है वहां बढ़ी हैं। तो कुल मिलाकर जो अभी स्थिति है वो 58,194 58,194 ये ग्राम पंचायतों की संख्या है। 58,194 और ये बढ़ी हैं करीब 150 के आसपास, लेकिन घटी हैं 700 के आसपास शहर में जाने की वजह से। मैं आपको इस शासनादेश में जो फिगर नहीं है वो वार्ड से संबंधित है। जिला पंचायतों के जो वार्ड बने हैं वो 3051 हैं। क्षेत्र पंचायत के जो 826 ब्लॉक हैं उनमें 75,855 वार्ड बने हैं और 58,194 जो ग्राम पंचायतों की संख्या है उसमें 7,31,813 वार्डों की संख्या है। अब हम थोड़ी देर इस पे बात करेंगे जो पॉलिसी में मुख्य बातें हैं। शासनादेश ये काफ़ी विस्तार से है, आप पढ़ेंगे तो ये का आपको क्लियर हो जाएगा। जो मेन फीचर्स हैं इसके वो ये हैं कि रोटेशन लागू किया जाएगा और रोटेशन लागू करते वक्त वर्ष 95, 2000, 2005, 2010 और 2015 इन सभी पिछले 5 इलेक्शंस में वो पद किसके लिए आरक्षित था उसका संज्ञान लिया जाएगा इस बार आरक्षण करने के पहले। प्रिंसिपल नंबर 1 ये है कि वो पद जो आज तक किसी पर्टिकुलर वर्ग में आरक्षित नहीं हुए हैं क्रमावली के हिसाब से, पहले वो उनमें आरक्षित किए जाएंगे। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जो पदों का और स्थानों का आवंटन आरक्षण नियमावली 1994 की है उसने एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बना रखा है कि सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब महिला, फिर शेड्यूल ट्राइब, फिर शेड्यूल कास्ट महिला, शेड्यूल कास्ट, फिर महिला, फिर अनारक्षित, ये क्रम है। तो 330 शेड्यूल कास्ट के बाद ओबीसी महिला, ओबीसी, फिर अनारक्षित। इसमें शेड्यूल ट्राइब के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के लेवल पे कोई पद आरक्षित नहीं होता है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट की ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो 0.5677% होती है। तो 75 का जो वो है वो आधे के गुणांक से कम बनता है। इसीलिए ट्राइब्स के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद पे कोई आरक्षण नहीं होता, लेकिन ब्लॉक प्रमुखों के 5 पद आरक्षित होते हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो 5 में 4 महिला को जाते हैं, क्योंकि 5 में 2 सोनभद्र में आरक्षित होते हैं, तो 2 में 1 महिला के लिए होता है। बट बाकी 3 जिलों में जो 1-1 पद आरक्षित होते हैं, तो चूंकि वो एक ही होते हैं तो वो महिला को चले जाते हैं। इसमें कुशीनगर है, देवरिया है और बलिया, ये और 2 आपके सोनभद्र हैं। तो ये क्रमावली फॉलो की जाएगी। तो शेड्यूल ट्राइब के चूंकि मैंने बताया 5 प्रमुख के और 330 ग्राम पंचायतों के प्रधान के पद आरक्षित हो रहे हैं।
तो ये सीमित संख्या, इसीलिए मैं इसके दूसरे कड़ी पे आऊँगा जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, कि ये देखा जाएगा कि कोई ऐसा पद जो आज तक कभी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं हुआ है तो पहले वो उसमें आरक्षित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई जिला पंचायत है जो आज तक 95 से लेकर आज तक के इलेक्शन में कभी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं हुआ है, तो काफी चांसेस है कि वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित होगा इस बार। उसी के बाद फिर देखा जाएगा कि ओबीसी के लिए शेड्यूल कास्ट में मान लीजिए 16 पद आरक्षित होने हैं जिला पंचायतों के, तो उनके आरक्षण के बाद वो 16 जिले अलग कर दिए जाएंगे। 75 में से 16 हटाने के बाद जो बचेंगे उनमें देखा जाएगा कि क्या इसमें कोई है जो आज तक ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं हुआ है, वो पहले ओबीसी में आरक्षित होगा। फिर वो बाहर करने के बाद जो बचेंगे उनमें ये देखा जाएगा कि क्या कोई ऐसा जिला है जो आज तक महिला के लिए आरक्षित नहीं हुआ है, तो वो फिर महिला में आरक्षित किया जाएगा, और उसके बाद जो बचेंगे वो अनारक्षित की श्रेणी में जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल है कि जो आज तक इन क्रमावली के हिसाब से आरक्षित नहीं हुए हैं उनको पहले आरक्षण में प्रायोरिटी देनी है। प्रिंसिपल नंबर 2 ये है कि जो 2015 के चुनाव में उनके आरक्षण की स्थिति है वो 2021 में नहीं होगी। यानी अगर वो अनुसूचित जाति 2015 में रहे हैं तो 2021 वाले चुनाव में वो अनुसूचित जाति नहीं रहेंगे, यानी उसके अगले पे ओबीसी पे जा सकते हैं या फिर उसके आगे जनरल पे जा सकते हैं। तो ये 2 प्रिंसिपल से हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और इसी तरह इसमें एक परिशिष्ट लगाया गया है जिसमें टाइम टेबल बनाया गया है कि क्या करना है। तो 11 से लेकर 15 तारीख के बीच में राज्य स्तर से जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण और आवंटन निर्गत किया जाता है। आरक्षण का आशय यह है कि 20% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी, ये आरक्षण कहलाता है। अब उसमें लखनऊ शेड्यूल कास्ट में होगा, ये आवंटन कहलाता है। तो ये आरक्षण और आवंटन जिला पंचायत अध्यक्षों का शासन स्तर पर तय होता है। तो ये कल निर्गत किया जाएगा कि कौन सा अध्यक्ष का पद किस श्रेणी में आवंटित हो रहा है। इस पॉलिसी के जारी होने के बाद इसको फॉलो करते हुए वो बनाया जाता है, तो वो कल निर्गत किया जाएगा। तो ये जिले स्तर से जारी होना है, राज्य स्तर से। यहाँ से एक और चीज जारी होनी है कि 826 ब्लॉकों में जिलेवार कौन सा ब्लॉक किस श्रेणी में आरक्षित होगा। ये 2 चीजें राज्य स्तर यानी शासन स्तर से जारी होती हैं। डायरेक्टर के स्तर से फिर ये प्रधानों के बारे में जारी होता है कि कौन सा जिले में कितने प्रधान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी में आरक्षित होंगे, ये यहाँ से जारी किया जाता है। उसके बाद जो जिलाधिकारी हैं वो जिले स्तर पे इनका आवंटन करते हैं कि अब कौन सी ग्राम पंचायत शेड्यूल कास्ट में आरक्षित होगी। तो वो एक ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार करते हैं। ये सारी चीजें जनसंख्या के प्रतिशत और परिवारों की संख्या के आधार पर होता है, तो इसीलिए वो जनसंख्या की सूचना और प्रस्तावित आवंटन कि ये पर्टिकुलर ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति में आरक्षित होने वाली है, ये दोनों सूचना विकासखंड में, डीपीआरओ ऑफिस में और जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में वो चिपकाएंगे और 6 दिन की ऑब्जेक्शन की मोहलत देंगे लोगों को। और उनका ऑब्जेक्शन आने के बाद, क्योंकि इसमें जनसंख्या को लेके लोगों का ऑब्जेक्शन हो सकता है, आरक्षण चूंकि जनसंख्या के प्रतिशत या एब्सोल्यूट परिवार की संख्या पर आधारित है, तो अगर वो बदलती है तो आरक्षण की स्थिति भी बदलती है। तो इस पे लोगों को 6 दिन का मौका है आपत्ति करने का। उसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति है जिसमें डीपीआरओ, एएमए, सीडीओ उसके मेंबर हैं। वो समिति बैठ के सारी आपत्तियों का निस्तारण करेगी और उसके बाद फाइनल लिस्ट वो चिपकाएंगे वहाँ पे, और उसकी एक कॉपी और जनसंख्या के बारे में प्रारूप 1, 2, 3, 4 इसमें लगे हुए हैं आपके जियो में, उस पर सूचना वो निदेशालय को और निर्वाचन आयुक्त को 16 मार्च तक उनको भेजना है। मैं एक चीज और बता दूं, उसे जो परिशिष्ट लगा है उसमें रो नंबर 5 में एक शासनादेश संख्या और डेट में 11 तारीख छूट गया, तो वो हम लोग अभी उसको इंसर्ट कर रहे थे, तो वो आप लोग उसको डाल लेंगे। ये शासनादेश संख्या बेसिकली इसी शासनादेश का हवाला देना है उसमें, तो वो उसको अंकित कर दिया जाएगा उस तरह से। अब आपके अगर कुछ प्रश्न हो तो बता सकते हैं।
ग्राम पंचायतों में एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए ये लखनऊ ग्राम सभा में अगर इस बार चुनाव कराते हैं तो अगली बार कौन सा आरक्षण क्रमांकों में लाभ अगर वो शेड्यूल कास्ट महिला हैं या शेड्यूल कास्ट हैं तो वो ओबीसी में भी जा सकते हैं और अनरिजर्व में भी जा सकते हैं या महिला में रिजर्व हो सकते हैं, 3 में जा सकते हैं, 3 में जा सकते हैं। एक चीज मैं ये एक चीज और क्लियर कर दूं कि ग्राम प्रधान के लिए ब्लॉक यूनिट होता है, ठीक है ना। ब्लॉक के अंदर 20%, 27% और 1/3 आरक्षण जो होता है वो ब्लॉक ग्राम प्रधानों के लिए ब्लॉक यूनिट है और आपके ब्लॉक के लिए जिला यूनिट है और जिला पंचायत के लिए राज्य एक यूनिट है। दो जिला पंचायतें ऐसी थीं जो आज तक शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं थी, 2 जिला पंचायतें ऐसी थीं, नहीं ये हम लोग कल बता पाएंगे, 2 ऐसी थीं जो ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं थी और लगभग 7 ऐसी थी जो कभी महिला के लिए आरक्षित नहीं थी। आरक्षण का बेस क्या होगा? हाँ, जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पे होता है। नहीं, एक ट्राइब का। हमने बताया कि जिला पंचायत का मैं कल निर्गत करूंगा, तो कल भी एक पीसी प्रस्तावित है और उसके बाद प्रधानों का और ब्लॉक का आरक्षण यहाँ से अगले 2 दिन में चला जाएगा और ड्राफ्ट जो बनाना है वो परिशिष्ट में आप देखेंगे डीएम को दिया गया है कि वो एक तारीख है जब तक उनको ड्राफ्ट बना के और 15 मार्च तक तो उनको फाइनल करना है, बट ये 20 फरवरी तक वो प्रस्ताव तैयार कर लेंगे और वो ब्लॉकों वगैरह में सार्वजनिक कर देंगे उसको आपत्ति के लिए। हाँ, देखिए 2 तारीख से आपत्ति दे सकते हैं, 2 मार्च से और 8 मार्च तक। ट्राइबल के ब्लॉक का आरक्षण का था, 5 ब्लॉक प्रमुख का पद आरक्षित होगा शेड्यूल ट्राइब के लिए पूरे प्रदेश में और उसमें 2 सोनभद्र में है। अभी कैसे पता सर भी नहीं पता और अभी तो पता नहीं, वो कुछ जिलों में आप देखेंगे कि स्थिति कमोबेश 95 की बन रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो फिर हम लोग पूरा एक राउंड पूरा करके वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत से जगह ये स्थिति आपको नहीं मिलेगी क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 2 जिला पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आज तक आरक्षित नहीं थे, लेकिन 9 हैं जो आज तक महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं थे। तो अच्छा, जब आप ग्राम पंचायतों पे जाएंगे या ब्लॉक प्रमुखों पे जाएंगे तो आपको और भी दूर दिखेगा कि रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा वहां पे क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। अनरिजर्व देखिए ऐसा है कि आरक्षण शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लिए है। इन तीनों आरक्षण से जो छूट जाती हैं पंचायतें वो अनारक्षित कहलाती हैं। अनारक्षित के लिए कोई आरक्षण नहीं होता है, इसीलिए आपको ऐसी पंचायतें मिल सकती हैं जो आज तक आरक्षित न हुई हैं। यानी अनारक्षित में तो रिपीटिशन मिल सकता है, एक जिला पंचायत या एक ब्लॉक प्रमुख, ये आपको मिल सकता है कि पहले भी अनारक्षित था, इस बार भी अनारक्षित है, क्योंकि अनारक्षित के लिए कोई आरक्षण की बाध्यता नहीं है, वो छूटे हुए ही अनारक्षित होते हैं। लेकिन आरक्षण में एसटी, एससी और ओबीसी में ऐसी स्थिति आपको नहीं मिलेगी कि जो आज तक न आरक्षित हुआ और इस बार न हो रहा हो। नहीं बताया आपको मैंने कि 5 पद शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रमुखों के आरक्षित हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन वैसे कल आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, जिला पंचायतों के लिए मैं बता दूंगा कि ये
इतने ये फलाने 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 इस श्रेणी में आरक्षित हो रहे हैं। और प्रमुखों का मैं नंबर बताऊंगा आपको, क्योंकि प्रमुखों का आवंटन डीएम करते हैं। नहीं, अध्यक्ष का। वार्डों का आरक्षण और आवंटन दोनों डीएम करते हैं। आप इसमें देखेंगे शासनादेश में पैरा नंबर 2 जो है उसमें स्तर दिया हुआ है कि किस स्तर से क्या जिम्मेदारी इसमें निभाई जाती है। तो आप देखेंगे शासन स्तर से जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों का आरक्षण और आवंटन, और विकास खंड के प्रमुख पदों का जनपद और आरक्षण, ये 2 काम शासन करता है। फिर निदेशालय स्तर से ग्राम पंचायत के प्रधानों का विकास खंडवार आरक्षण, ठीक है। अब जो डीएम करते हैं वो जिला पंचायत के सदस्यों का आरक्षण भी और आवंटन भी। उसी तरह विकास खंड के प्रमुख पदों का आरक्षण शासन ने किया था, आवंटन डीएम करते हैं। और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यानी बीडीसी मेंबर का आरक्षण भी वो डीएम करेंगे और आवंटन भी डीएम करेंगे। प्रधानों का आरक्षण डायरेक्टर करती हैं और आवंटन फिर डीएम करेंगे। और ग्राम पंचायत सदस्यों का आरक्षण और आवंटन दोनों ही डीएम के स्तर से होगा। जो आपत्तियां आएगी, आपत्तियां लगाई जाएंगी, डिजिटल का प्लेटफॉर्म का कितना इस्तेमाल होगा? क्या मेल के थ्रू या हार्ड कॉपी के थ्रू, कैसे इस्तेमाल होगा? अभी हार्ड कॉपी है कि जिसको भी आपत्ति करनी है वो डीपीआरओ में के ऑफिस में, बीडीओ के ऑफिस में, जिलाधिकारी के ऑफिस में उसको लिखित देगा। ई ऑफिस का प्लेटफॉर्म तो है, और यूपी में हम लोग 100% पैसे का एक्सपेंडिचर पीएफएमएस के माध्यम से कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं। लेकिन इसमें यह था कि दोनों ही फिर आपको एक साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होगा जो डिजिटली उतना अवेयर नहीं होगा या उतना उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, तो उनके साथ ये जाती हो जाएगी अगर हम इसको सिर्फ मैंडेट कर दें। हाँ, प्रधानों को डिजिटल करने की ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था है, बट चुनाव के पहले इस वजह से कोई चुनाव में प्रतिभाग करने से छूट जाए, ये सुनिश्चित करना इम्पोर्टेंट है कि ऐसा न हो पाए। हाँ, जिले में होगा, वो जिला उसका यूनिट होगा। हाँ, बीडीसी का ब्लॉक होगा और जिला पंचायत वाले का जिला होगा। हाँ, आप क्या कह रहे थे? नहीं, वो नहीं है इसमें। ये साक्षी कार्यता के बारे में और मोड ऑफ इलेक्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बातें चल रही थी, अभी जो पुरानी व्यवस्था है, जो नियमावली में प्राविधान है 94 के, उसी के हिसाब से होगा। रैपिड सर्वे, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस पूरे आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने में जनगणना 2011 की संख्या को आधार बनाया जाता है, और ओबीसी के लिए रैपिड सर्वे 2015 को आधार बनाया जाता है, तो वो हो रखा है। अब इसमें से जो राजस्व ग्राम शहर में चले गए, इसीलिए शहर में जब ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं तो उसमें एक बाध्यता रखी गई है कि आप राजस्व ग्राम को तोड़ नहीं सकते हैं। राजस्व ग्राम जहाँ टूटे हैं वहाँ पे कई जगह पे ऐसा है कि उन्होंने आबादी उधर ले ली और खेती की जमीन इधर छोड़ दी। लेकिन ऐसा जहाँ की दोनों ही आबादी दोनों तरफ बटी है, तो वहाँ जो आबादी हमारी तरफ है उनका अभी विशेष पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का इलेक्शन कमीशन ने कल जारी किया है, जो कि 26 फरवरी तक चलना है। इसमें उनकी गिनती की जाएगी। नहीं, वो देखिए ऐसा है ना, वो पता रहता है वार्ड नंबर। नहीं, ये ऐसा है ना कि सूचना हमारे पास 2015 की रैपिड सर्वे की है, नए सिरे से कुछ नहीं होना है। उसी को देखना है कि कितना पार्ट शहर में निकल गया, बचा हुआ को इधर लेना है। हाँ, उसी में। हाँ, बिल्कुल जी।
समय पे जो कोरोना की खरीद ले चार विभाग में जांच चल रही है, जांच में क्या हुआ, इतने लोग पाए गए, क्या चीजें आपके सामने आई? ये विषय इससे हटके है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि वो जो एसआईटी की जांच हुई है उसमें जो फाइंडिंग है वो ये है कि मेजॉरिटी जिले जो प्रदेश के हैं उनका जो एवरेज प्राइस है ऑक्सीमीटर और आईआर थर्मोमीटर का वो 2800 रुपये है। ये जुलाई में क्रय हुए थे। जुलाई में विभिन्न राज्यों के, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के जो रेट जेम पे हैं वो सभी इससे ज़्यादा के हैं। 6 जिले ऐसे मिले हैं जहाँ पे रेट ज़्यादा है, सुल्तानपुर, सोनभद्र, बागपत, तो उनमें शामिल, उनमें सभी में कार्रवाई हो रही है। 1-2 जगह निलंबन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी है, बाकी में ये प्रक्रिया में है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, नया ऐसा कुछ नहीं है, बट शासनादेश में आरक्षण की विधि में 2-3 नई चीजें आपको मिलेंगी। जैसा मैंने शुरू में इंगित किया था कि जो आज तक नहीं हुआ आरक्षित वो आरक्षित किया जाएगा उस वर्ग में, ये पहले शर्त नहीं होती थी। दूसरा ये कि जो 2015 में रहा है जिस श्रेणी में, इस बार उस श्रेणी में नहीं रहेगा। थैंक यू। अभिषेक